मेरे पास ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, ये क्या है? दिस इज माई प्रॉपर्टी, बट दिस इज ए टेंजिबल प्रॉपर्टी, है ना, टेंजिबल, इसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है विच कम्स फ्रॉम योर इंटेलेक्ट, which comes from your mind। मैं स्टार्टअप कह रहा था, स्टार्टअप में क्या बोल रहा था बार बार, स्टार्टअप की चलो डेफिनेशन छोड़ के हमें जो भी है कि 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए या 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन मेन जो कोर उसका जो प्रैक्टिस है कि उसके अंदर इनोवेशन होनी चाहिए। आपके आइडिया के अंदर जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो, तभी तो वो यूनिकॉर्न बनेगा, डीकाकॉर्न बनेगा। ऐसे थोड़ी ना बनेगा मैं खोल के बैठ जाऊँगा किराना की दुकान, वो नहीं ना बढ़ने जा रहा। फिर वो वही 15-20 हज़ार का या 40-50 हज़ार का मैं बना लूँगा अपना मंथली इनकम सोर्स, लेकिन वो मनी फोल्ड इंक्रीज नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप दिमाग से कोई आइडिया ला रहे हो, ये आपकी क्रिएशन है जी, आपकी प्रॉपर्टी है, इस पे आपका हक है। मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, उस पर मेरा हक है, आई एम द ओनर ऑफ माई कार, है ना, और उसको चलाने का भी अधिकार मुझे ही है, कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। हाँ, अगर वो राइट मैं किसी और को देता हूँ तो वो मुझ पे है कि मैं उसको राइट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, या मैं उससे पैसे ले रहा हूँ, उससे वसूल कर रहा हूँ उसके बदले में या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप कोई इनोवेशन अपने दिमाग के थ्रू करते हो, इट कम्स फ्रॉम योर माइंड, चाहे वो कोई आइडिया है, कोई क्रिएशन है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई इन्वेंशन है, कुछ भी चीज़, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। और अल्टीमेटली क्या होता है, वो आप एक सोसाइटी को एक प्रोडक्ट देते हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है ना। मैंने कुछ चीज़ ऐसी बना दी, फिर वो समाज उसको यूज करेगा, समाज यूज करेगा, लेकिन उसका मालिक मैं हूँ। मैंने कोई नॉवल लिखा, सपोज बड़ा चला, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है और उसकी काफ़ी सेल हो रही है, तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए या किसी और को मिलना चाहिए? क्योंकि वो मैंने बनाया है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड such as idea, design, invention, literary and artistic work, symbol name, image, which can ultimately give rise to a useful product and application, right? तो these intellectual property में क्या आता है? जैसे मैंने आपको physical जो property है उसमें बताया, कार आती है आपकी, लैंड आती है आपकी बिल्डिंग आती है। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है? जैसे कोई सीक्रेट फार्मूला, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, तो ऐसा सीक्रेट फार्मूला बना दिया, जैसे आप कोई मेडिसिन तैयार कर रहे हो, है ना, या फिर कोई आपने कोई मूवी बना दी, ऐसी क्रिएटिव मूवी बना दी, जैसे मिकी माउस देखते हो आप, तो देखो उसका जो बनाया होता है, जो मिकी का जो वो जिसने वो बनाई होगी, क्रिएट की होगी, वो पिक्चर इमेजिन की होगी, तो वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस पर आ जाता है। सिमिलरली कोई इन्वेंशन कर दी किसी भी चीज़ की, या आपका ये कोई ब्रांड नेम आपने कोई क्रिएट कर दिया, या कंटेंट ऑन वेबसाइट, तो दीज आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अगर राइट की बात आती है तो राइट का मतलब अधिकार, जो प्रॉपर्टी मेरे दिमाग से निकली है उसमें मेरा राइट है, ठीक है, और उस राइट की एनफोर्समेंट होगी ताकि मेरा जो राइट है वो सेफ गार्ड हो सके, उसकी प्रोटेक्शन हो सके। तो इट इज द लीगल राइट गिवन टू द इन्वेंटर और क्रिएटर टू प्रोटेक्ट हिज इन्वेंशन और क्रिएशन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स टाइम लिमिट होता है, क्योंकि कोई चीज़ मैंने बनाई उसकी कोई टाइम सीमा तो निर्धारित होती है, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी, क्योंकि बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपका कॉपीराइट हो गया, देन आपका ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, तो इट डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो मिलते हैं, इसलिए उसके राइट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम, आपने जब सौरभ जी बता रहे थे आपको उसके बारे में स्टार्टअप पॉलिसी के जो बेनिफिट्स, उसमें आपने ये भी बताया कि स्टार्टअप पॉलिसी में हम आपको असिस्ट करेंगे अपने पेटेंट कराने में। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो उसको पेटेंट करा सकते हो, कहाँ जाना है, किसको अप्रोच करना है, कोई पता नहीं। मैं तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये राइट्स हैं, लेकिन कहाँ पे एनफोर्स होंगे, मुझे इसके लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं, तो ये सारे, इसमें भी ईडीए आपकी हैंड होल्डिंग करेगा। इसके लिए कुछ फी भी होती है, वो भी भरना पड़ती है, लेकिन अगर आप स्टार्टअप पोर्टल पे हमारे साथ रजिस्टर होते हो तो आपको वहाँ पे भी पूरी डिस्काउंट जो भी इसमें सब्सिडाइज्ड रेट्स होंगे वो आपको लगेंगे। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है टू गिव रिकॉग्निशन एंड फाइनेंशियल बेनिफिट। सबसे पहले
आपकी प्रॉपर्टी है तो इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सभी को कि ये एक बंदे ए ने इसको इन्वेंट किया है तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसी और की नहीं। एक रिकॉग्निशन मिल जाती है। और दूसरा फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो है ही है ना। अगर किसी और को यूज करना तो दे हैव टू पे फॉर दैट। Then to create competition among the researchers and institutions. इनोवेशन आनी है, अगर आपको उसको आईपीआर कराना तो फिर मुझे कुछ बनाना, तो इससे क्या होता है कंपटीशन आ जाता है। अगर इसने बनाई है तो मैं भी कुछ नई चीज तैयार करूंगा, ठीक है, कंपटीशन आता है। Then to have return on investment in research, and when you do some research obviously you have to initially invest some money from your own pocket, तो उसमें फिर आपको रिटर्न मिलता है। To fasten the technology transfer through licensing and other means. तो जैसे अभी आप देख रहे हैं डोमिनोज वाले हैं या केएफसी वाले हैं, तो ये है वहाँ के बाहर की हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको इनके जो सबलेट्स मिलेंगे ना। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लाइसेंसिंग दी हुई है, उनको पैसा दे रहे हैं उसके बदले में। तो ये तभी होगा जब आपने उसको रजिस्टर कराया होगा, अदरवाइज कोई भी कैसे भी। और अगर आपने उसको पे नहीं कर, लाइसेंस नहीं दिया है, दे कैन sue you in the court of law। वहाँ पे किसी सकते भाई मेरी मर्जी के बगैर, या कोई मैंने रिसर्च पेपर लिखा और उसकी कोई कॉपी कर लेता है, तो मैं उसको जो है लीगली उसको पकड़ सकता हूँ कि भाई मेरी क्रिएशन थी, ये मैंने बनाया था, आपने इसकी नकल कैसे कर ली। टू एनहांस द परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो इससे इंस्टीट्यूशंस के जो है परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि लोगों में कंपटीशन आता है कि मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ, समाज में कंपनी को इससे बेनिफिट होता है। एंड अल्टीमेटली सोसाइटी इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, सोसाइटी को, क्योंकि एक R&D होती है, नया प्रोडक्ट मिलता है, इनोवेशन मिलती है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट फोस्टर्स इनोवेशन। ऑब्वियसली जो इनोवेशन है वो एनकरेज होती है इसकी वजह से ही, आईपीआर से। देन इकोनॉमिक गेन्स हैं, मैंने कुछ क्रिएट किया है तो आई एम गोइंग टू बी गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दैट प्रॉपर्टी। देन एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन टू आर्टिस्ट। कोई आर्टिस्ट है, किसी ने कोई बुक लिखी है या कुछ ऐसा कोई ड्रामा बनाया है या कुछ ऐसा क्रिएट की, पिक्चर क्रिएट की है, तो उसका जो है मुझे उसका मिलना चाहिए। टाइप ऑफ आईपीआर, कौन कौन सी टाइप्स है, जैसे मैंने पहले बताया, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, कॉपीराइट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, नाम सुना होगा जीआई टैग है ना, जीआई टैग लगता है किसी चीज को। देन आपका यूटिलिटी और मॉडर्न डिजाइन है, प्लांट ब्रीडर्स राइट, ये भी एक नया ऐड हो गया प्लांट ब्रीडर्स राइट, उसके बारे में आपको स्लाइड्स। पेटेंट क्या है, सबसे पहले पेटेंट इज ए लीगल राइट दैट कन्फर्स मोनोपोली टू ए पर्सन फॉर देयर इन्वेंशन। आपने किसी चीज की इन्वेंशन की, उस पे मोनोपोली आपका ही ओनली राइट रहेगा, लेकिन उस राइट को कैसे प्रोटेक्ट करना, आपने उसको पेटेंट कराना है। पेटेंट कहाँ पे कर, एंड इट इज लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन। आपने कुछ बनाया है तो कोई और उसको बना नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, अनलेस अनटिल आपकी उसको परमिशन होगी। और पेटेंट की जो टर्म, जब आपने अपने उस आइडिया को, इन्वेंशन को पेटेंट करा लिया, तो 20 साल तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको जो भी उसकी फी वगैरह होगी वो मिलती रहेगी। तो 20 साल तक की इसकी पेटेंट की टर्म रहती है। तो इसके लिए कौन कौन से लॉज हैं जो इस पे लगते हैं अगर कोई इसको वायलेट करता है। तो दीज आर द लॉज, ऑलरेडी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। पेटेंट एक्ट है 1970, पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, 2003 वाला 2020 जो नया आया है। तो ये जो लॉज हैं ये गवर्न करते हैं आपके पेटेंट को, आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अप्लाई करने के लिए आपको इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। ये DPI की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, दिल्ली इनका ऑफिस है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। और बहुत सारी, ये खाली दिल्ली में हर जगह इनके ऑफिस हैं, लेकिन कैसे प्रोसेस करना, क्योंकि ये उसमें आपकी हेल्प करता है। ऐसे ही ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क जैसे मार्क का मतलब आपने देखा होगा कि कहीं लिखा होता है प्रोडक्ट पे R लिखा है, TM लिखा है, C लिखा है, देखा होगा ना आपने। ये क्या है, ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। ट्रेडमार्क इज ए स्पेशल सिंबल, डिजाइन और नेम that a company puts on its product and that cannot be used by any other company। वो अपने प्रोडक्ट पे कोई सिंबल डालती है ना। जैसे आपने देखा होगा वो ऊपर जो लोगो लगा है राइट साइड, वो JPDI का है, इसको कोई और नहीं डाल सकता, इंडिया ही डाल सकता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल होता है, प्रोडक्ट का भी सिंबल होता है अपना। जैसे कोका कोला आप देखते हो, तो उस पे जो कोका कोला लिखने का जो स्टाइल है उसको कोई और चुरा नहीं सकता है ना, एक डिजाइन सा बनाया होता है। ये सारे ट्रेडमार्क्स हैं।
तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि ये किसका प्रोडक्ट है। कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आपने पहना होगा, उन्होंने वहाँ पे सिंबल लिखा होगा, है ना। अगर आपने बहुत सारे रेमंड की कोई शर्ट ली है या नाइकी का कोई प्रोडक्ट लिया है तो उन्होंने इस तरीके से डाला होता है, दीज आर द ट्रेडमार्क। और आप इन मार्क्स को रजिस्टर कर सकते हो, फिर कोई कॉपी, हालांकि मार्केट में तो ये मिलते हैं डुप्लीकेट, लेकिन उनको चैलेंज कर सकते हो आप, अगर पता चल जाए तो। चोरी से वो चोरी करते हैं, ओपनली कोई नहीं कर सकता इसको, लीगली कोई नहीं कर सकता। और ट्रेडमार्क जो होता है ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है। जब आपने एक बार इसको रजिस्टर कर लिया इट रिमेंस फॉर 10 इयर्स। इसके लिए दीज आर द लॉज, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, देन ट्रेडमार्क अमेंडमेंट 2010, 2003 एंड ट्रेडमार्क रूल्स 2017। these rules, these laws govern trademark related issues। और इसके लिए you have to apply to DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आप ये मैंने आप जैसे ये देखो कोका कोला लिखा है वहाँ पे, इवन की जो बॉटल की जो शेप है आप देख रहे हैं ना, ये भी पेटेंट लोगों ने कराई थी, शेप भी पेटेंट कराई होती है। इस तरीके की बॉटल जो है वही यूज करेंगे, कोई यूज नहीं कर सकता है। कोई इन्वेंशन है आपकी, कोई आपने कोई बनाया, कुछ ऐसा टेबल का डिजाइन बनाया, या से कोई गाड़ी भी बनाई है आपने, उसका वैसा डिजाइन होगा। कॉपीराइट क्या? कॉपीराइट भी एक तरह से जैसे पेटेंट कराते हैं, कॉपीराइट बेसिकली ये आता है ज़्यादातर जो हम लिटरेरी वर्क होता है हमारा, है ना। खासकर आपने देखा होगा जो रिसर्च पेपर्स लिखते हैं या बुक वगैरह जो लिखता है, जो नॉवल लिखता है, तो उसकी कोई कॉपी ना कर ले, अपने नाम से ना आगे बेचे, तो उसके लिए आपको कॉपीराइट। इट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क्स ऑफ द ऑथरशिप, जो उसका सही ऑथर है उसके वर्क को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो लिटरेरी है, म्यूजिक कोई कंपोज, आपने कोई ऐसी सॉन्ग म्यूजिक की कंपोज की है उसको आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। ड्रामेटिक कोई ड्रामा कोई आपने ऐसा कोई बनाया, आर्टिस्ट की कोई आपने कोई ऐसी चीज़ पिक्चर वगैरह बनाई। इट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, सेल, डिस्प्ले एंड परफॉर्म ए क्रिएटिव वर्क। ये सारे राइट्स उसी को ही होंगे, ठीक है। जो भी चाहे वो बनाना है, वो बेचना है, डिस्प्ले करना है, सेल करना है, कुछ भी करना है। और ये इट लास्ट फॉर लाइफ, मतलब जब तक वो बंदा है उसको ये राइट्स मिले रहते हैं। इवन कि उसकी डेथ के बाद भी 60 साल तक ये राइट्स उसको रहते हैं। तो वो कहाँ तक रहते हैं? आपकी क्रिएशन को कोई और चुरा नहीं सकता है। वो टाइम इज गॉन कि पहले वो बनाया किसी ने तो आगे नकल किसी ने की, तो अब अपने स्टैम्प लगा के बेच रहा है, ऐसा नहीं कर सकता कोई। तो आपको उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। आप यहाँ 100 बंदों के बीच में किसी बच्चे ने एक ऐसा आइडिया बनाया जो कि डिसरप्ट कर देगा पूरी मार्केट को, है ना, लेकिन आपका आइडिया कल की कोई इसको कॉपी कर लेगा तो नुकसान आपको हो रहा है। तो इसके लिए भी प्रोविजन है कि आप यहाँ पे IPR करा के उसको पेटेंट करवा सकते हो, ट्रेडमार्क करवा सकते हो, ताकि कोई इसको जो है लीगली यूज ना कर सके। कर सकता है आपकी परमिशन के लिए, आपको पे करके, ऐसे नहीं। तो इसके लिए भी ये राइट्स हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 जो लेटेस्ट है, ये जो है 2021 वाला है। तो इसके लिए जो है टू अप्लाई टू कॉपीराइट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है अगर आपको कॉपीराइट। ऐसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आप देखते हैं, कोई व्हीकल आ रही, स्कूटी है, कोई मोटरसाइकिल है, या कोई ऑटोमोबाइल व्हीकल है कोई, है ना। आप एक स्कॉर्पियो की आप देखते हो कैसी शक्ल है, थार की अलग से शक्ल होगी, या कोई ऑडी होगी, वैसी उस डिज़ाइन को भी लोग जो है करवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं कोई और ताकि। तो इस इट कंस्टिट्यूट्स ऑर्नामेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन आर्टिकल। इट प्रोटेक्ट विजुअल फीचर्स सच एज शेप, configuration, color, pattern और aesthetic applied to the finished article। अब देखो एप्पल के वो होता है, एप्पल का फोन है किसी का, वहाँ पे एप्पल पड़ा होगा, कोई और ही उसको और एक साइड से तो बाइट किया हुआ है, तो ये क्या है? ये वो डिजाइन है उसका, है ना। ये सारी चीजें आप करा सकते हैं। रजिस्टर्ड डिजाइन राइट्स हैव ए ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर, तो 10 साल के लिए ये आपको रहता है, उसके बाद फिर इसको आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। अप्लाई ये जैसे ये मैंने बताया कुछ ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हैं, जैसे वाटर का डिज़ाइन है, ऊपर जो LED लाइट बल्ब है उसका डिज़ाइन देख लीजिए, स्कूटर का। इस देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स, ये मैंने थोड़ा सा आपको ये पता चल सके कि व्हाट एक्चुअली इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज। तो दीज आर द रूल्स एंड लॉज व्हिच गवर्न इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। और अप्लाई आपको डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को अप्लाई करना है इसके लिए, अगर आपको करवाना है। फिर आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा J&K में जो हमारा ये RS-पुरा का जो बासमती राइस है उसको GI टैग मिला है, बसोली की वो पेंटिंग है उसको मिला है, वो और इवन की जो कश्मीर में हमारा जो सैफरॉन है उसको भी मिला है ना।
कश्मीर किश्तवाड़ का भी जो सैफरान है उसको भी इन्होंने उस कैटेगरी में लाया है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो होती है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जोग्राफिकल एरिया में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो यूनिक वहीं की पहचान है तो उसको जीआई टैग आप करवा सकते हैं। तो उसको भी आपको रजिस्टर कराना होता है। इट इज ए नेम और साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट व्हिच कॉरस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन एंड दैट हैज ए क्वालिटी reputation or other characteristics that are attributable to its geographical origin कि ये कहाँ का है। जैसे बनारसी साड़ियाँ कहते हैं बनारस की साड़ियाँ, आगरा का पेठा, तो उस जगह के साथ उसकी जो क्वालिटी है जुड़ी होती है। ये वहाँ का पेठा है, नहीं ये हम लेके जाएंगे। अब कभी पत्नीटाप जाओगे आते वक्त वो ट्रेन से वो खुद से वो लाते हैं, पतीसा लाते हैं, इधर नहीं मिलेगा क्या? इधर भी मिलेगा नहीं, उसका नाम है चल पड़ा है। तो ये जोग्राफिकल जीआई भी आप उसको टैग करवा सकते हैं। जैसे दार्जिलिंग की टी की जैसे हमने एग्जांपल दी हुई है, वो मैंने एग्जांपल सा दिया है। एंड इट इज वैलिड फॉर 10 इयर्स एंड कैन बी रिन्यूड। ये जैसे कुछ ये है जीआई जो हमने करवाया हुआ है नीलगिरी के, तो ये लॉज हैं जो उसको गवर्न करते हैं। और इसके लिए भी आपको DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अप्लाई करना पड़ता है। अब एक ये और आया प्लांट ब्रीडर्स राइट। ये बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं मिलके कोई ऐसी वैरायटी क्रिएट कर देते हैं, है ना, फार्मिंग के जैसे चाहे वो हो सकता है फ्रूट कोई ऐसा या कोई ऐसी वेजिटेबल बनाएंगे कहीं वो और कहीं नहीं मिलेगी, तो वो उसकी भी जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इट प्रोटेक्ट न्यू प्लांट वैरायटी डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड बाय ब्रीडर्स और दी फार्मर्स and it gives exclusive right over the commercial production and marketing of the product variety। ठीक है, तो ये फार्मर्स के लिए भी इन्होंने इसमें रखा हुआ है कि अगर उन्होंने अगर ऐसी तरीके से कोई ऐसी मतलब इन्वेंशन करके कोई ऐसा कुछ चीज़ करके एडअप करके कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर, तो उसको भी जो है उसको उसके राइट्स जो है उसी को ही मिलेंगे कमर्शियल लेवल पे उसको अगर बेचना है। इसकी 15 साल की ड्यूरेशन है एंड 18 years फॉर ट्रीज। अगर कोई ट्रीज में वो ऐसी कोई लाता है तो उसको 18 साल का जो है उसको बेल वगैरह में उसको उसमें रहता है। तो इसके लिए ये लॉज है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट 2001। और इसके लिए आपको जो अप्लाई करना है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इनको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट बड़ा सुना होगा आपने, ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट है। कोका कोला वाले जो उसका टेस्ट आएगा वो थम्स अप का वैसा नहीं होगा, पेप्सी वालों का वैसा टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो रेसिपी जो फॉर्मूला है वो वही जानते हैं। यहाँ पे लोग पे बड़ी सारी हम प्रोड्यूस कर देंगे लेकिन वो वाला टेस्ट हमें सिर्फ उसी में ही मिलेगा, है ना। डोमिनोज में जाओगे उस पिज़्ज़े का स्वाद आपको उसी में ही मिलेगा, बाहर चाहे जितना मर्जी आप खा लो। तो ये ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, इसको भी जो आप कर सकती हैं। तो दिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन विद कमर्शियल वैल्यू, उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू होती है, रीजनेबल डिग्री ऑफ प्रोडक्शन होती है, इसकी फिजिकल सिक्योरिटी, इसकी फिजिकल सिक्योरिटी करना पड़ती है, फार्मूला को चुरा भी सकता है, जैसे इसकी रेसिपी है, फार्मूला, बिजनेस प्लान आगे। तो यही आपकी एग्जांपल जैसे मैंने बताया कोका कोला का जो 25 साल से चल रहा है, आज तक किसी को पता नहीं। KFC का जो रेसिपी जो वो यूज़ करते हैं, तो दीज आर द ट्रेड सीक्रेट्स। अपार्ट फ्रॉम these rights there are some common laws which also do to protect your intellectual property। These are the common laws। Section 27 of the Contract Act Non-Disclosure Agreement and Section 72 of Information Technology 2000 imposes a penalty for breach of confidentiality and privacy। Copyright law also protect trade secrets involved in business data। ये कुछ सेक्शन हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करते हैं। नो प्रोसेस क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, वो तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे अप्लाई करना है, तो भी थोड़ा मैं बताऊँगा। सबसे पहले जो आपको फिल आउट की एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी आपको IPR का अपना पेटेंट कराना है कुछ कराना है तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और प्रिलिमिनरी एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन, जिस आप ऑफिस में आपने किया उसको प्रिलिमिनरी थोड़ा सा स्क्रीनिंग करेंगे कि आपने इसमें क्या लिखा है, उसको एग्जामिन करेंगे किस चीज़ के लिए आप एक रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। उसके बाद अगर उनको लगता है कि ये ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है तो वो उसकी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं सोकाज नोटिस के जरिए। ठीक है, अगर वहाँ पे उनको लगता है ये तो ऑलरेडी चीज़ हमारे पास रजिस्टर्ड है, ये इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को। देयर आफ्टर पब्लिकेशन इन द IPR जर्नल, क्योंकि अगर वहाँ पे उनको क्लियरेंस मिल जाती है तो अपने IPR जर्नल में उसकी पब्लिकेशन कर देते ताकि सभी को पता चल जाए। अगर किसी और को भी अगर कोई ऑब्जेक्शन होगी तो वो हमें बता देगा।
अगर ऑब्जेक्शन नहीं आई तो अपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अगर किसी को अपोजिशन है तो वो वहाँ पे जो है उसके रिप्लाई में आएगा कि नहीं भाई ये जो आपने किया है ये तो मेरा वर्क है, ये कैसे यहाँ पे कर रहा है, तो वो वहाँ पे ऑब्जेक्शन आ सकता है। एंड अगर वहाँ से भी उसको क्लियरेंस हो गई, कोई अपोजिशन नहीं आती है, तो फाइनली IPR की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक, जब आप अप्लाई करते हो फी वगैरह भी इसके लिए भरनी पड़ती है, तो वो भी आपको बता सकते हैं। हर एक की अलग फीस होती है किस तरीके का है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं प्रॉब्लम, अगर आप इसमें स्टार्टअप पॉलिसी के थ्रू रजिस्टर होकर आते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्काउंटेड सब्सिडाइज रेट जो है वो लगेंगे, और पूरी हैंड होल्डिंग, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ वहीं पे आता हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आता है कि हम अपनी IPR की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को बचाना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई IP एंड आपको पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी है मेरे पास, मुझे खुद ही नहीं पता मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो अब यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रॉपर्टी। देयर कैन बी सो मेनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई आइडिया हो गया, यहाँ हो सकता है आपकी कोई ऐसी शेप आपने क्रिएट की है, या कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया है, या कोई ऐसा सिंबल उस पर लगाया है ना। अब जो डॉली वाला वो ऐसे ऐसे करता है, वो वहाँ पे भी किसी अपना देख सकता है कि क्या चीज़ है जो मैं सेफ गार्ड, जो लोगों को जैसे चटर पटर की इन्होंने बात की, कोई ऐसा वर्ड ये वहाँ पे यूज ना कर ले चटर पटर का, है ना। चटीजा, चटीजा कोई और चटीजा, उसको भी, वो भी तो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जरूरी नहीं कि डिज़ाइन ही है या सीक्रेट फार्मूला है या इन्वेंशन है, वो चटीजा जो वर्ड है दैट कैन आल्सो बी योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट देम। देन prioritize which IP is to be protected. There can be so many intellectual properties, but which intellectual property needs to be protected, you have to identify that. Priority देंगे हर एक को ना। अब हर चीज़ कोई, अब मैंने एक पेपर लिखा उसको भी मैं कर दूँ, देखना कि जिसकी जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, चाहे वो इकोनॉमिक वे में रखती है या किसी और तरीके से रखती है, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, इनोवेशंस आ रही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को वो जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी अभी हमें जो है प्रोटेक्ट करने की। देन साइन ए फाउंडर्स एग्रीमेंट। तो फाउंडर एग्रीमेंट के साथ, उनके साथ भी अगर आप जैसे स्टार्टअप आपने लगाया है तो उसके फाउंडर्स हैं, उनके साथ एग्रीमेंट पहले से ही होना चाहिए कि आप जो करोगे वहाँ पे तो वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, उस ऑर्गेनाइज स्टार्ट बिजनेस की होगी, ना कि उसकी पर्सनल होगी, उनके साथ आपको करना है। देन इंक्लूड IP प्रोविजन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉइज आपने भर्ती की है वहाँ पर रिक्रूट किए है ना, तो वो एम्प्लॉइज हो सकता है कोई ऐसा आइडिया आ गया, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, अब ऑर्गेनाइज को पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के रखना है, जो भी आप करोगे ये सारा किसका होगा, है ना। अब सपोज मैं JTI में हूँ, JTI में बैठ के मैं कोई रिसर्च पेपर लिखता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में, तो वो उसका राइट किसको, EDI को, EDI का उसको वो चीज़ वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा देर कैन बी सो मेनी स्टेक होल्डर्स, जिसमें वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स, अब सप्लाइज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हो, या फिर आपके जो स्टेक होल्डर जो सप्लायर्स हैं या आपके जो क्या कहते हैं जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ भी, हर एक के साथ आप जो है देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें को कॉन्फिडेंशियल रखने की ज़रूरत है। वो मैं अपने सप्लाई के पास जाता हूँ, उसको पता चल जाता है कि इनका ट्रेड सीक्रेट कोई ये चीज़ है या ये क्या है, उसको वहाँ पे लिखना कि ये चीज़ें, क्योंकि वो सप्लाई किसी और के साथ भी डील कर रहा हो सकता है ना, तो उसके साथ पहले से ही वो चीज़ें पहले से साइन करवा कर रखनी है, यहाँ की चीज़ आपको किसी और के साथ जो है डिस्कस नहीं करनी है। एंड देन टू चेक IP लाइसेंसिंग एग्रीमेंट और IP ट्रांसफर एग्रीमेंट, जो लाइसेंसिंग दी जा रही है उसमें किस हद तक मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो ये सारे प्रोविजंस है थ्रू व्हिच यू कैन मैनेज योर IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको कोई सवाल है इसमें तो मोस्ट वेलकम। एनी क्वेरी रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अबाउट स्टार्टअप or EDI, most welcome. Otherwise, I am going to do my presentation. Thank you very much. इसके बाद हमने थोड़ा सा आपको इंक्यूबेशन, जैसे सौरभ जी ने आपको बताया, हम आपको सिमुलेशन कराएंगे, बिजनेस सिमुलेशन की, हाउ एक्चुअली वी डू बिजनेस बट इन ए सिमुलेटेड वे। ठीक है, बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बिजनेस रन होता है, क्या साइकिल होता है बिजनेस साइकिल, तो उसको उसमें अभी तक जो सौरभ जी ने बताया, मैंने बताया दिस वाज द 1 वे लेक्चर, है ना, तो उसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वी विल कंडक्ट दैट एक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच।
you, sir, for gracing us with your presence and sharing your valuable expertise with us. Your knowledge and inspiring words are truly valuable. Now, I have the pleasure of inviting Director IMS, Dr. Meenakshi Sharma ma'am, along with the guests to present a token of appreciation to our esteemed guests.